पापा के शहीद होने के साल उन्होंने मेरे लिए, जो उस वक्त पेट में ही था, 2 बहुमूल्य चीजें छोड़ी थीं। एक था नंबर के 9302 वाला सैन्य कुत्ता बिजली। ये बूढ़ा साथी मेरे पापा के साथ जान पर खेलकर 17 बार पहली श्रेणी का वीरता पुरस्कार ला चुका था और अब यह मेरा संरक्षक बन गया। दूसरी चीज थी 5 सैनिक वर्दी वाले पुरुषों की एक तस्वीर, जिसके पीछे खून से लिखी एक पंक्ति थी, अगर मुसीबत पड़े तो इन्हें ढूंढना। ये 5 आदमी पत्र देखते ही जैसे मुझे देख लेंगे, जान की परवाह किए बिना रक्षा करेंगे। तो बिजली ने नंगे पैर मुझे खींचते हुए 100 मील की बर्फीली पहाड़ियां पार करवाई और आखिरकार सैन्य क्षेत्र के अस्पताल के दरवाजे पर ले आई। उस वक्त मेरी हालत बहुत खराब थी, बस आखिरी सांसें चल रही थीं। यहां तक कि बिजली के पंजे भी घिसकर हड्डी तक आ गए थे। दरवाजे पर खड़े काले चेहरे वाले अंकल ने हमें भिखारी समझकर भगाना चाहा, लेकिन बिजली ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अचानक सिर ऊपर उठाया और अपनी गर्दन पर लगा वो पुराना और गौरवशाली स्टील का टैग के 9302 दिखा दिया। आधे घंटे बाद वो सैन्य क्षेत्र का मुख्य अस्पताल था। हटो, जल्दी हटो। चेन गोलियांग पसीने से तरबतर होकर एक उधार ली हुई ठेले की गाड़ी धक्केलता हुआ इमरजेंसी हॉल में घुसा। मैं मोटे कंबल में लिपटा हुआ गहरे कोमा में जा चुका था। बिजली एक तरफ पड़ा था। चेन गोलियांग की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने सीधे अपनी पुरानी यूनिट की पहचान बताते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं पूर्व कुछ यूनिट फील्ड अस्पताल का सैन्य डॉक्टर चेन गोलियांग हूँ। मुझे तुम्हारे सर्जरी विभाग के डायरेक्टर वांग वेगो से मिलना है। उन्हें तुरंत बाहर आकर मुझसे मिलने को कहो। तभी एक सफेद कोट पहने, चश्मा लगाए एक मिडिल एज के डॉक्टर ने यह सब सुना। जैसे ही किसी ने उसका नाम पुकारा, उसने माथे पर बल डाला और पास आ गया। मैं वांग वेगो हूँ, तुम कौन हो? इतना शोर मचा रहे हो। बात पूरी नहीं हुई थी कि वांग वेगो सन्न रह गया। उसने गंदी दाढ़ी और तेल मेल से सने चेन गोलियांग को देखा और यादों के किसी गहरे पल की कोई तस्वीर अचानक छप गई। लाओ चेन, चेन प्लाटून लीडर वेगो, बचा लिया, शायद बचा लिया। चेन गोलियांग ने वांग वेगो का हाथ पकड़ा और ठेले पर पड़े मुझे और कुत्ते की तरफ इशारा करके बोला, जल्दी इलाज करो, ये बच्चा मरने वाला है और ये कुत्ता भी मरने वाला है। वांग वेगो ने तब ठेले की तरफ देखा। जैसे ही उसने कंबल हटाकर मेरा नीला पड़ चुका चेहरा देखा, उसकी प्रोफेशनल आदत ने उसे तुरंत गंभीर बना दिया। गंभीर निमोनिया, शॉक के लक्षण, जल्दी रेस्क्यू रूम में ले जाओ। इसके बाद उसकी नजर बिजली पर पड़ी। सैन्य क्षेत्र के अस्पताल के डॉक्टर होने के नाते उसने कई सैन्य कुत्ते देखे थे, लेकिन उसने अपने छोटे मालिक की तरफ सिर करने की कोशिश करते हुए इतने बुरी तरह घायल कुत्ते को कभी नहीं देखा था। अनजाने में उसकी नजर कुत्ते के गले में लगे नेम प्लेट पर पड़ी, जो खून से सना हुआ था। उसने उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया और वांग वेगो के दिमाग में बस झस की आवाज गूंजी। हालांकि उसका पद ऊंचा नहीं था, लेकिन उस वक्त जब वो मुख्य अस्पताल में ट्रेनिंग ले रहा था, वो उस कहानी वाले डायरेक्टर लिन के साथ रहा था। वो इस अंकों की कीमत अच्छी तरह समझता था। K9 से शुरू होने वाला दक्षिण पश्चिमी कमान का स्पेशल सीक्वेंस, हर एक कुत्ता जीता जागता दूसरी श्रेणी का वीर था। वांग वेगो की आवाज कांप रही थी। ये कहां से आया? चेन गोलियांग बेचैन होकर पैर पटक रहा था। बकवास कम कर, बाद में बताता हूं, बस ये बता कि बचा सकते हैं या नहीं। वांग वेगो ने बड़े हाथ से हवा में इशारा किया। बचाएंगे, बचाना ही होगा। अगर मेरे यहां नहीं बचा तो मैं ये डायरेक्टर पद नहीं संभालूंगा। ऑपरेशन थिएटर में तुरंत ग्रीन चैनल खोलो। पूरे अस्पताल के स्पेशलिस्ट तुरंत सलाह लें। पशु चिकित्सा विभाग के बूढ़े झांग को बुलाओ, वो अपनी जमानती दवाएं लेकर आए। 1 घंटे बाद मुझे और बिजली को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वांग वेगो का सिर पसीने से तर था। वो बाहर निकलकर मास्क उतार कर बोला, लाओ चेन, हालात अच्छे नहीं है। ये बच्चा लंबे समय से कुपोषित है, शरीर बिल्कुल कमजोर है, एक्यूट निमोनिया और आंतरिक अंगों में चोट बिल्कुल ऐसे है जैसे दिए की बत्ती बुझने वाली हो। और वो कुत्ता भी बहुत ज्यादा खून बहा चुका है। हड्डियां तो जोड़ दी हैं, लेकिन अगर होश में नहीं आया तो। चेन गोलियांग दीवार से सटकर गिर गया, अपने बाल जड़ों से खींचने लगा। क्या कोई और तरीका नहीं है? वांग वेगो ने दांत पीसकर कहा, है तो, लेकिन ये छाती में छोटा सा ऑपरेशन करना और साथ में एक्यूपंक्चर से नसें साधनी पड़ेंगी। मुश्किल बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर सकता। अस्पताल में कोई और नहीं कर सकता। पूरी सेना में सिर्फ एक आदमी ये कर सकता है। चेन गोलियांग ने सिर उठाया। कौन? वांग वेगो की आंखों में श्रद्धा थी। मेरे पुराने बॉस, जिन्हें लोग भूतिया हाथ वाला जादूगर डॉक्टर कहते हैं। सैन्य क्षेत्र के मुख्य अस्पताल के डायरेक्टर लिन मुबाई। अगर वो हाथ लगा दें तो यमराज भी छीन नहीं सकते। चेन गोलियांग ने तुरंत कहा, तो फिर जल्दी बुलाओ ना। वांग वेगो ने खिसिया कर कहा, लाओ चेन, तुम सपने देख रहे हो। लिन डायरेक्टर उस लेवल के हैं जो केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों का इलाज करते हैं, उनका कहीं पता नहीं होता। मैं इस छोटे से जोन का डायरेक्टर उस बड़े नाम को कैसे बुला सकता हूँ? उसकी बात का लहजा अचानक बदल गया। पर संयोग देखो, सुन रहा हूँ कि लिन डायरेक्टर इन दोनों दिन पास के जिनलिंग में एक कॉन्फ्रेंस में है। यहाँ से बस 200 किलोमीटर है। मैं मन ही मन एक फोन करके देखता हूँ।
इस कुत्ते के नंबर की खासियत देखते हुए शायद लिन डायरेक्टर रुचि दिखाए। वांग वेइगुओ मुझे बिल्कुल नहीं जानता था। उसने ऐसा सिर्फ उस स्पेशल नंबर वाले सैन्य कुत्ते के महत्व और अपने पुराने प्लाटून लीडर चेन गोलियांग के जान पर खेलने वाले रिश्ते के कारण किया। जिनलिंग इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का हॉल सुनहरा था। नीचे दुनिया भर के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे थे। मंच पर वो सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए युवक रिपोर्ट पेश कर रहा था। 30 के दशक की शुरुआत में सुंदर और सभ्य, उसके चेहरे पर एक ठंडा घमंड था, जैसे कोई उसके पास ना फटके। उसके लंबे सफेद हाथों को अनगिनत लोग मानते थे वो थे गॉड हैंड्स। वो था लिन मुबाई, पूर्व लियाओ या टीम का सैन्य डॉक्टर, कोड नेम भूतिया हाथ। वो जोर शोर से अपनी बात रख ही रहा था कि कोई जल्दी से मंच पर चढ़कर उसके कान में कुछ कहने लगा। उसने फोन का जवाब दे दिया, डायरेक्टर, सुजू सैन्य क्षेत्र की छोटे वांग की जरूरी कॉल है, वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। उन्होंने नंबर के 9302 का जिक्र किया है। लिन मुबाई के माथे पर बल पड़ गए। उसे अपनी अकादमिक रिपोर्ट के बीच रुकावट सबसे ज्यादा नापसंद थी, लेकिन इस स्पेशल नंबर को सुनकर उसका दिल धक सा हो गया। उसने फोन लेकर बर्फीली आवाज में कहा, मैं लिन मुबाई बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास 1 मिनट है। फोन पर वांग वेइगुओ घबरा कर लड़खड़ाते हुए बोला, सर बात करने से माफ कीजिए, मेरे पास एक स्पेशल मरीज आया है, बहुत बुरी तरह घायल है। उसका नंबर के 9302 है। वो एक 4 साल के बच्चे की रक्षा करते हुए घायल हुआ है। उस बच्चे के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसके हाथ में एक सैन्य मेडल कसकर पकड़ा हुआ है और बेहोशी में पापा पुकार रहा है। बैंक की आवाज के साथ लिन मुबाई के हाथ से लेजर पॉइंटर मंच पर गिरकर टूट गया। देखते ही देखते सब हैरान रह गए। ये लिन डायरेक्टर, जो पहाड़ टूटने पर भी नहीं घबराते थे, उस वक्त चेहरा सफेद पड़ गया था। अचानक लिन मुबाई की आवाज ठंडी नहीं रही, बल्कि अविश्वास और कांपते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? वो बच्चा कितने साल का है? 4 साल का। शक्ल कैसी है? बहुत पतला है, बड़ी आंखें, घनी भौहें। वैसे बेहोशी में वो लू अंकल पुकारता रहता है। लिन मुबाई का दिल जोर से धड़का। 4 साल। लू दाई, स्क्वाड लीडर, को शहीद हुए अभी 4 साल हुए थे कि 9302 तो उस वक्त लू दाई का सबसे प्यारा सैन्य कुत्ता था। उसने एक बार कहा था कि रिटायर होने के बाद इसे घर ले जाकर रखेगा। क्या वो बच्चा? उसने मंच के नीचे बैठे 100 लोगों की परवाह न करते हुए फोन पर चिल्लाकर कहा, वांग वेइगुओ, मेरी बात सुन, ये मामला सबसे बड़ा है। तू चाहे जो भी तरीका अपना, उस बच्चे और उस कुत्ते को एकदम की सांस पर रोक कर रख। मैं अभी पहुंचा। फोन रखकर उसने मंच पर बैले मास्टर को रोकने की कोशिश करने वालों को नजरअंदाज करते हुए सीधे कूदा और बाहर भागा। गाड़ी तैयार करो, सुजू चलना है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करो, सबसे तेज हेलीकॉप्टर के लिए रास्ता मांगो। अगर नहीं मिला तो वो होंगी सरकारी कार ले आओ, टंकी फुल कर दो। उस पल वो सभ्य डायरेक्टर गायब हो गया। उसकी जगह वो पुराना भूतिया हाथ वापस आ गया था, जो जंग के मैदान में दवाओं का बक्सा कंधे पर लटकाए लूझेंग के पीछे पीछे दुश्मन पर टूट पड़ता था। सुजू सैन्य क्षेत्र के मुख्य अस्पताल के नंबर 1 गंभीर ऑपरेशन थिएटर में मेरे छोटे से शरीर पर तारों का जाल बिछा था। बगल में बिजली पड़ा था, जिसकी हालत बहुत नाजुक थी। वांग वेइगुओ की बोलती बंद हो गई थी। कांपती आवाज में बोला, ब्लड प्रेशर 60 पर है, हार्ट रेट गिर के 50 से नीचे, अरिथमिया हो रहा है, डिफिब्रिलेटर तैयार करो, जल्दी करो। तभी अचानक धड़ाम से ऑपरेशन थिएटर का बड़ा दरवाजा जोर से खुला। ठंडी हवा और कीटाणुनाशक की बू आ रही थी। एक आदमी बड़े कदमों से अंदर घुसा। उसके पीछे 2 असिस्टेंट थे। 2 चांदी के डिब्बे लिए हुए थे। पूरे शरीर में ठंडी तेज थी, जैसे तलवार खोलकर रख दी हो। एक नर्स ने रोकना चाहा, आप कौन हो? ये सैन्य क्षेत्र है। उस आदमी ने रुककर अपना कोट उतार फेंका। उसकी निगाहें मॉनिटर पर उस घसीटी जा रही लाइन को देख रही थीं। मददगारों से ऑपरेशन के कपड़े पहनने को कहा। आवाज ठंडी और धमकी भरी थी। मैं लिन मुबाई हूँ, मैं हाथ धो चुका हूँ, अब ये ऑपरेशन मैं संभालूंगा। लिन मुबाई के नाम में मानो जादू था। वांग वेइगुओ के शरीर में कुछ ठिठका, फिर वो बेहद खुश हुआ। लिन डायरेक्टर, आप सच में आ गए। वांग वेइगुओ ने जल्दी से अपनी जगह छोड़ दी। सबको आदेश दिया, सब मेरी बात सुनो, पूरी तरह लिन डायरेक्टर के आदेश का पालन करो। लिन मुबाई ऑपरेशन टेबल के पास आया। उसके भूतिया हाथ ऑपरेशन लैंप के नीचे एक पल के लिए रुक गए। उसने उस सफेद दुबले घावों से भरे छोटे चेहरे को देखा। गहरे कोमा के बावजूद माथे पर सिलवटें थीं, जैसे सपने में भी वो बहुत तकलीफ झेल रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। बहुत मिलता जुलता था, खासकर वो जिद्दी भौहें और आंखें बिल्कुल उस आदमी जैसी थीं जो उस वक्त खाई में सिगरेट लाइट करवा रहा था और मुस्कुराते हुए कह रहा था कि अपने बच्चे को उसका बुआ गॉडफादर बनाएगा। गहरी सांस ली, भावनाओं पर काबू किया, फिर स्केलपेल थामा। निगाहें तेज हो गईं। दूसरी सुई रिफ्लेक्स पॉइंट। उसकी उंगलियां इतनी तेज थीं कि धुंधली दिख रही थीं। उसने एक्यूपंक्चर सुइयां और बारीक सर्जरी करके मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। बीप बीप। मॉनिटर पर कमजोर सी लहर चमत्कारिक रूप से उठने लगी और तेज होती चली गई। वांग वेइगुओ हैरानी से देखता रहा। चमत्कार है, सच में चमत्कार है। मैंने आज अपनी आंखों से अनोखा कमाल देख लिया। आधे घंटे बाद लिन मुबाई के माथे पर पसीना आ गया था। उसने आखिरी टांका लगाया, लंबी सांस छोड़ी, गला बैठ गया था। जान तो बच गई, लेकिन वो तुरंत ही ढीला नहीं पड़ा। वो उस टेबल की तरफ मुड़ा जहां पर बिजली पड़ा था। सीनियर डॉक्टर हैरान
हैरानी से पूछने लगे, लिन डायरेक्टर, ये कुत्ता भी आप खुद ही देखेंगे? लिन मुबाई ने नेम प्लेट पर लिखा कि 9302 दिखाते हुए गंभीरता से कहा, ये कुत्ता नहीं, मेरा साथी है। उसकी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी और सैनिक की। एक और पूरा घंटा लगा। उसने ठीक से हड्डियां जोड़ी, बिजली के टूटे पैर में स्टील की प्लेट लगाई, ये पक्का कर लिया कि उसकी सांस सामान्य है। तब जाकर लिन मुबाई थकान से दीवार से लगकर नीचे खिसक गया। चश्मा उतारकर अपनी आंखें मलने लगा। उसने दरवाजे पर खड़े झांग दाजुन से कहा, वो तस्वीर जरा मुझे दिखाना। झांग दाजुन एक पैर लटकाकर अंदर आया, एक तस्वीर निकाल कर दी जिसके किनारे घिसे पिटे और सफेद हो गए थे और जिस पर खून के धब्बे लगे थे। लिन मुबाई ने उस पर 6 खिले चेहरों वाली तस्वीर देखी। बीच में बैठे लू झेंग को देखा। उसकी आंखों से बिना बुलाए ही आंसू छलक पड़े। उसने लू झेंग के चेहरे को सहलाया, आवाज भर्रा गई, सच में तू है भाई? कहाँ छिपा था इतने दिनों? और ये बड़ा सरप्राइज भी छोड़ गया। लेकिन तूने पहले क्यों नहीं बताया? तू जानता है इस बच्चे ने कितनी तकलीफ झेली है। ऑपरेशन के दौरान मिले पुराने घावों को याद करते हुए, चोट के निशान, बेल्टों के जख्म, कुपोषण से बिखर रही हड्डियां, हर एक निशान उसके दिल को चीर रहा था। तभी एनेस्थीसिया का असर कम होते ही मेरी तरफ से कुछ हल्की सी आवाज आई। लिन मुबाई ने जल्दी से आंसू पोंछे, चश्मा पहना और बिस्तर के पास आ गया। बच्चे, क्या तू बुआ चाचा को सुन सकता है? मैंने मुश्किल से आंखें खोली, उसके साफ और साफ चेहरे को देखा जिस पर कीटाणुनाशक की अच्छी सी खुशबू आ रही थी। वो मेरे शैतान मामा या बुरे लोगों जैसा नहीं था। मेरी आवाज बिल्की की तरह फटी हुई थी, आंखों से डर झांक रहा था। तुम कौन हो? इन शब्दों ने उस ऊंचे कद के साफ सुथरे आदमी का धैर्य पूरी तरह तोड़ दिया। उसने फर्श पर लगे खून का बिल्कुल ध्यान नहीं किया। बिस्तर के पास एक घुटने के बल बैठ गया। सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो झक रहा था कि कहीं उसके हाथ ठंडे ना हो। तब उन्हें अपनी छाती पर गर्म करके बड़े प्यार से छुआ। मैं लिन बुआ हूँ, तुम्हारे पापा के सबसे अच्छे दोस्त। उसकी आवाज इतनी कोमल थी जैसे पानी टपक रहा हो। ऐसी आवाज अवांग वेगो ने कभी नहीं सुनी थी। बुआ एक डॉक्टर है, बीमारियों का इलाज करता है, किसी को नहीं मारता। अगर कोई बच्चे को परेशान करने की कोशिश करेगा तो बुआ उसके हाथ पैर तोड़ देगा कि वो जिंदगी भर चॉपस्टिक नहीं पकड़ सकेगा। मैं पलक झपकाते हुए रो पड़ा। तो बिजली, मामा कह रहे थे कि बिजली को पकाकर खा लेंगे। बिजली भी ठीक है। लिन मुबाई ने बगल के बिस्तर की तरफ इशारा किया। उसका इलाज कर दिया गया है, जाग जाएगा तो बच्चे के साथ खेलेगा। इतना सुनते ही मेरा अकड़ा हुआ शरीर ढीला पड़ गया। मैंने सुई चुभी हाथ बढ़ाकर उसकी उंगली पकड़ ली। शुक्रिया बुआ, बुआ बहुत अच्छे हैं। उस बर्फीले छोटे हाथ को थामते ही लिन मुबाई को लगा कि दुनिया का सारा दर्जा और दौलत बेकार है। ये तो उसकी अपनी लियाओ या टीम का छोटा सा साहब है। वार्ड में ये प्यार भरा माहौल था, जबकि अस्पताल के मुख्य द्वार पर हालात बेकाबू हो रहे थे। 10 से ज्यादा पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ पहुंची थीं। लाल नीली बत्तियां बर्फ पर लाल हो रही थीं। सुयोंगजी ने अपने किसी खबर के जरिए ये मालूम कर लिया था कि मैं यहाँ हूँ, और इस बार वो गुंडे नहीं लाया था बल्कि सरकारी ताकत को अपनी तलवार बनाया था। डिप्टी मेयर झाओ डेहान अपने साथ थानेदार और सरकारी कर्मचारियों को लेकर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर बहुत नेकी आ रही थी। हटो, सरकारी काम करना है। हमें शिकायत मिली है कि पूर्व युद्धबंदी झांग दाजुन यहाँ छिपा है और एक अगवा किया गया बच्चा भी है। हमें ले जाना है, जांच करनी है। संतरी ने बंदूक लहराकर उन्हें रोका। ये सैन्य क्षेत्र है, कमांडर के आदेश के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। झाओ डेहान गुस्से से बोला, बदतमीजी, मैं डिप्टी मेयर हूँ। सुजू शहर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा नहीं सकता। क्या तुम अपराधियों को बचा रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं प्रांत को फोन करके तुम्हारी खाल उतरवा दूं? सुयोंगजी बुरी तरह मुस्कुराया पर नाटक करते हुए चिल्लाया, सरकारी अधिकारी भाइयों, मेरा भतीजा बहन का लड़का यहीं अंदर है। वो तो मेरा अपना लहू है। अगर ये जवान उसे बिगाड़ दें तो कौन जिम्मेदार होगा? थानेदार ने हाथ हिलाया, अंदर घुसो, पहले उस बच्चे को कब्जे में लो। फिर फौजी पुलिस वालों ने संतरी को धक्का दे दिया। सब कुछ बिगड़ता दिख रहा था। वांग वेगुओ घबरा कर बाहर भागा। महापौर झाओ, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी ऑपरेशन चल रहा है। झाओ डेहान ने वांग वेगुओ को धक्का मारकर एक किनारे किया। चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कानून तो यही रहेगा। तुरंत ही जैसे ही फौजी पुलिस घेरा तोड़ने वाली थी, एक बर्फीली और खतरनाक आवाज ने सबको रोक दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि हिम्मत किसमें है। कांच का दरवाजा धीरे धीरे खुला और लिन मुबाई ने खून से सना सफेद कोट पहना हुआ, दोनों हाथ जेब में डाले, धीरे धीरे बाहर आया। झाओ डेहान चौंक गया। उसने इस सभ्य डॉक्टर की तरफ देखा। तू कौन है? यहाँ गुस्सा दिखाने आया है? लिन मुबाई सीढ़ी पर खड़ा होकर लोगों को देख रहा था जैसे वो मुर्दे हों। धीरे धीरे उसने चश्मा उतारकर साफ किया, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैं बच्चे लू का डॉक्टर हूँ और इस अस्पताल का सबसे बड़ा अधिकारी भी हूँ। सुयोंगजी ने हंसते हुए कहा, एक डॉक्टर है जो अक्ल का अंधा है, कुछ भी कर रहा है। तू जानता है मैं कौन हूँ? लिन मुबाई ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सिर्फ झाओ डेहान की तरफ देखता रहा। श्री उपमहापौर झाओ, क्या आप मेरे मरीज को ले जाना चाहते हैं? झाओ डेहान ने आगे बढ़ते हुए कहा, बिल्कुल, वो एक अवैध बच्चा है, हमें उसे बचाना है। लिन मुबाई ने मानो मारा हुआ सा जवाब दिया, शहीद के बेटे को अवैध बच्चा कहने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? सैन्य क्षेत्र से लोगों को जबरदस्ती ले जाने का हुक्म किसने दिया तुम्हें? बताओ कौन बड़ा आदमी है, चलो देखते हैं। झाओ डेहान घबरा गया था, लेकिन फिर भी अकड़कर बोला, चाहे कुछ भी हो, पहले सरकारी जांच के लिए साथ चलना पड़ेगा, ये नियम है। नियम? लिन मुबाई अचानक हंसा और एक
लाल रंग की डायरी झाओ डेहान की तरफ फेंक दी। तो फिर हम अच्छे से नियमों के बारे में बात करते हैं। झाओ डेहान ने बिना सोचे समझे डायरी पकड़ ली और खोली। उस पर लिखा था केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो, मुख्य स्पेशलिस्ट लिन मुबाई, और अंदर एक लाल रंग की मुहर लगी थी जिस पर कम से कम कमांडर का ओहदा लिखा था। छपाक से डायरी जमीन पर गिर गई। झाओ डेहान के पैर सच में कांपने लगे। चेहरा सफेद पड़ चुका था। आप झाओ डेहान ठोकर खाते हुए कुछ नहीं बोल पा रहा था। लिन मुबाई ने चश्मा पहना, कदम बढ़ाते हुए पास आया। धीरे धीरे चलते हुए भी उसके एक एक कदम से झाओ और सु दोनों पीछे हट रहे थे। लिन मुबाई की आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन एक एक शब्द दिल में घुस रहा था। मरीज की जान खतरे में है। वो देश के स्तर पर सुरक्षित खास व्यक्ति का करीबी रिश्तेदार है। इलाज के दौरान अगर कोई भी किसी भी बहाने उसे ले जाने, परेशान करने या धमकाने की कोशिश करेगा, लिन मुबाई झाओ के सामने रुक गया। अपनी लंबी उंगली से उप महापौर की छाती पर थपथपाते हुए बोला, ये देशद्रोह होगा। मुझे इसकी इजाजत है कि मैं अपने सुरक्षा गार्डों को उसे वहीं ढेर करने का हुक्म दे दूं। ये सुनते ही पूरा सन्नाटा छा गया। जो हथियार लहरा रहे थे उनके हाथ कांपने लगे। देशद्रोह, मौत, ये गाली इतनी बड़ी थी कि कोई ढो नहीं सकता था। सुयोंग तो हैरान रह गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सीधा साधा डॉक्टर एक सफेद कोट पहने हुए जहर का प्याला है। उसने केवल एक शब्द कहा, हटो झाओ। डेहान डर से कांपने लगा। उसने डायरी उठाई और लिन मुबाई को वापस दे दी और उसके साथ ही वो बिना कुछ कहे रेंगता हुआ सा अपनी गाड़ी में जा घुसा। जल्दी, लोगों को हटाओ। सुयोंग को लगा कि मुंह की खानी पड़ेगी। वो खिसकने ही वाला था कि लिन मुबाई ने उसे बुला लिया। तुम लू भाई के साले, बहन के पति का भाई हो, सू के लिए काम करते हो। सुयोंग हिम्मत कर बोला, नहीं, मैं सू के साले का भाई हूँ। लिन मुबाई ने केवल मतलब भरे अंदाज में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, नाम याद रखा। जब तक सांस है सुजू की बर्फ देख लेना, पता नहीं कब फिर देखने को न मिले। इतना कहकर वो मुड़ा और अस्पताल के अंदर तेजी से चला गया। उसके पीछे सुयोंग को ऐसा लग रहा था मानो बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। उसने कभी इतना डर नहीं अनुभव किया था। लिन मुबाई अपने दफ्तर में लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। वो लोग फिर कोई दूसरा जरिया ढूंढेंगे। बुआ, आपके बेटे को मैं अकेला शायद पूरी तरह नहीं बचा पाऊंगा। लिन मुबाई ने आह भरी और एक लाल रंग की गुप्त दूरभाष ली, गहरी सांस ली और 4 साल से बंद पड़े उस नंबर को मिलाया। वो नंबर एक खास निजी रेडियो था। अगर कोई उस पर मैसेज छोड़े तो एक खास आदमी इसे बहुत जल्दी बाकी सब तक पहुंचा देता था। फोन मिलते ही बस करंट की आवाज आ रही थी। लिन मुबाई ने रिसीवर को कसकर पकड़ा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें बहुत दबा हुआ जोश था। मैं लिन मुबाई बोल रहा हूँ। बड़े भाई ने एक बच्चा छोड़ा है, सुजू शहर में है। उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। बस आखिरी दम पर है, जल्दी आओ। सैन्य अस्पताल के दरवाजे पर भारी बर्फबारी हो रही थी। एक मिडिल एज कपल जो बहुत पुराने और फटे कपड़े पहने हुए थे, घुटनों के बल गिरकर चिल्ला रहे थे और हाथ में बंदूक थामे सिपाही को कोस रहे थे। आदमी का नाम सुक्यांग था और वो मेरा असली मामा था। उस समय उसके पैर पर पट्टी बंधी थी जो दिखाने के लिए बहुत अच्छा साधन बन गई थी। एक तरफ अपनी जांग पीट रहा था, दूसरी तरफ फौज पर कुत्ते छोड़ने का इल्जाम लगा रहा था। उसकी नाटकीयता किसी हीरो से कम नहीं थी। बेइंसाफी है, सिपाही बच्चे छीन रहे हैं। वो मेरा अपना भतीजा है जिसे मैंने रुई की तरह पाला। क्या वो आसान था? उसकी जानलेवा चीख के साथ उसके पीछे 2 दर्जन लोगों ने तुरंत अपने बैनर उठा लिए और फौज का अत्याचार जैसे बड़े बड़े शब्द निकल आए। उन महंगे पत्रकारों ने अंधे गिद्धों की तरह अपने कैमरे सू के चेहरे पर तान दिए और शटर की आवाज बहुत तेज थी। पर कुछ ही दूरी पर खड़ी एक काली गाड़ी के अंदर 2 जहरीली आंखें इस सब पर टिकी हुई थीं। डिप्टी मेयर झाओ देहान ने अपनी सिगरेट की राख हल्के से हिलाई और उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। लिन मुबाई पर दबाव बनाने के लिए कुशलता से जनता की राय का इस्तेमाल करना, यह दूसरों से तलवार मंगवाने की कला बहुत ऊंची है। बस सिपाहियों पर बच्चा छीनने का आरोप पक्का कर दिया तो चाहे वो कोई भी बड़ा आदमी हो, उसे हार माननी ही पड़ेगी। पर बस एक दीवार के पीछे अस्पताल के हॉल में लिन मुबाई डरावनी शांति से बैठा था। झांग दाजुन घबराकर सामने जाकर मुकाबला करने को कह रहा था, पर उसने बस अपना चश्मा जरा ठीक किया और साथी का कंधा दबाकर बोला, हिलना मत, अभी कूदोगे तो उनके जाल में फंस जाओगे। खिड़की के बाहर स्लेटी आसमान को देखते हुए उसके होंठों पर एक खतरनाक एहसास तैर गया। मेरा ऑपरेशन टूल केवल जान बचाता है, लेकिन कूड़ा साफ करने का काम वो तो उस पागल सिपाही के सिर है जो वापस आ रहा है। समय देख रहा हूँ, उस तक पहुंचना चाहिए। उसकी बात खत्म होते होते भयानक आवाज आई, भू भू भू। आसमान में तेज आवाज आई मानो कोई हवा को फाड़ रहा हो। हमले की तैयारी वाली हेलीकॉप्टर टोली सारी दुनिया को कुचलती हुई शहर के ऊपर से नीचे उतरी। पंखों से उठी तेज हवा से बर्फ उड़ रही थी। सड़क पर रखे विरोध के बैनर फट गए और कुछ लड़खड़ाते गुंडे भी इधर उधर बिखर गए। लोगों के चिल्लाने से पहले ही उनकी निगाहें बीच वाले नंबर 001 वाले कमांड हेलीकॉप्टर पर टिक गईं। ये हेलीकॉप्टर इतना अक्खड़ था कि जमीन से 20 मीटर नीचे लटक कर रुक गया। पंखों की हवा से सू और उसकी पत्नी अपना सिर नहीं उठा पा रहे थे। केबिन का दरवाजा खुला, बिना रस्सी के, बिना सुरक्षा के एक ऊंचा कद का शख्स सीधा नीचे कूदा। छपाक, उसके सैन्य जूते बर्फ और कीचड़ में धंस गए। धरती कांप उठी। आदमी धीरे धीरे उठा। उसके कंधे पर जनरल का कोट लहरा रहा था और उसके सोने के निशान
ठंडी हवा में जहर घोल रहे थे। वो पूर्वी कमान का डिप्टी कमांडर था, जियो युआन। उसके पीछे 4 और हेलीकॉप्टरों से 2 अलग अलग सैन्य टोलियां उतरी और काली काली बंदूकों के नल पूरे मोर्चे पर तैनात हो गए। शोर कौन मचा रहा है? आवाज ऊंची नहीं थी, पर उसमें इतनी ढाक थी मानो लाशों के ढेर में से निकली हो। जो अभी तक सड़क पर लौट रहा था, वो सुक्यांग जोर जोर से कांपने लगा था। जियो ने उसकी तरफ बर्फीली नजरों से देखा, फिर एक बड़े हाथ ने लोहे के पंजे की तरह सू की गर्दन पकड़ी और उसे सीधे हवा में उठा लिया। सू के पैर हवा में लटक रहे थे, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। उसे छोड़ो, तुम गैर कानूनी हिंसा कर रहे हो। उन अनजान पत्रकारों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कैमरे जियो के चेहरे पर तान दिए। जनरल भी ऐसे नहीं मार सकता, हम इसका खुलासा करेंगे। खुलासा? जियो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उल्टे हाथ से तमाचा मारा। छपाक से उसका ऊंचे दामों वाला कैमरा 10 मीटर दूर जा गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। वो पत्रकार अपने पैरों में अटक गया, गिर पड़ा और उसका चेहरा सूज गया। मैं पूर्वी कमान का जियो हूँ, उसकी गर्जना गड़गड़ाहट की तरह थी। मैं आज तुम्हें बताने आया हूँ कि कानून इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए सिर्फ मुक्का है। इतना कहकर उसने सू को जमीन पर पटका। जेब से चोटों की कई रिपोर्टें निकालकर पत्रकारों पर दे मारी। छप छप सफेद रिपोर्टें हवा में बिखर गईं और उन पर लिखे लाल शब्द साफ दिख रहे थे। अच्छी तरह देख लो अपनी अंधी आंखों से। 4 साल का, वजन 20 पाउंड से भी कम, पूरे शरीर पर चोट के निशान, भीतर खून बह रहा है। जियो ने सू और पत्नी की तरफ इशारा किया। उसकी गर्जना से बर्फ हिल गई। ये हत्या है, शहीद के बच्चे पर अत्याचार। जो भी इन जानवरों के गुनाह माफ करने की कोशिश करेगा, सामने आ जाए। मैं अभी सरकारी देशद्रोह के अपराध में गोली मार दूंगा। कड़क कड़क उसके पीछे के हथियारबंद सैनिकों ने अपनी बंदूकों की कुंडी खोली। ठंडी हवा में खून खौलने लगा और वातावरण जम गया। पत्रकारों ने वो रिपोर्ट देखी तो उनके कैमरे छूट गए। भीड़ में हड़कंप मच गया। सबके चेहरे पर गुस्सा था, पर एकदम सन्नाटा था। एक तरफ गाड़ी में बैठे डिप्टी मेयर झाओ देहान के हाथ से सिगरेट जल रही थी, पर पता ही नहीं चला। वो 2 सोने के तारों वाले जनरल को देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। जी जो युआन, ये कैसे आ गया यहाँ? ये मौत का सौदागर क्यों आया? झाओ देहान की रूह कांप गई। और वो सिस्टम में रहकर तो ज्यो की ताकत जानता ही था। उस सरदार के सामने तो तिनके भी बड़े हैं। अब खत्म हुआ, हमने आग में पैर रख दिया है। पास में ही सुयोंग जी मूर्खता से बोल रहा था। डर क्यों रहे हो? क्या ये हमारे यहाँ के नेता से भी बड़ा है? तुझे कुछ पता है? झाओ देहान ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ा। ये कसाई है, अगर इसका खून बढ़ा तो तुझे गाड़ी समेत मिट्टी में मिला देगा। भाग यहाँ से। पर जैसे ही वो गाड़ी चलाने वाले थे, दूर बर्फ में खड़ा जियो युआन अचानक मुड़ा और अपनी गिद्ध जैसी नजरों से उनकी काली गाड़ी को पकड़ लिया। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाकर अपनी गर्दन पर एक खतरनाक हाथ फिराया, मानो कह रहा हो जल्दी भागो बेजात। बाहर के कचरे को साफ करने के बाद जियो युआन अपनी हिंसा पर काबू पा चुका था। कमरे में घुसने से पहले वो हवा के मुहाने पर जानबूझकर खड़ा हुआ, ताकि उसने लड़ाई की बू अपने ऊपर से हवा में उड़ा दी और फिर ध्यान से अपना कॉलर ठीक किया और फिर धीरे धीरे कमरे में घुसा। आ गए। लिन मुबाई ने उसे एक गीला तौलिया दिया। जियो ने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा। उसकी बोलती बंद थी। मुबाई, बड़े भाई के बच्चे कैसा है? होश में है, आईसीयू में है। लिन मुबाई ने आह भरी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, पर दिल पर बहुत गहरी चोट लगी है। कुछ नहीं बोलता, किसी को पास नहीं फटकने देता। उस तस्वीर को कसकर पकड़े रहता है जिस पर तुम भी हो। जाओ देखो, शायद वो तुम्हें पहचान जाए। जो युआन ने गहरी सांस ली, भारी कदमों से गंभीर वार्ड की तरफ बढ़ा। ये कदम जितना भारी था, उस बुजुर्ग का हाल उतना ही खराब था। हजारों सैनिकों की कमान संभालने वाला ये सिपाही एक 4 साल के बच्चे के सामने जाने से घबरा रहा था। डर था कि कहीं वो रो न पड़े या कहीं बच्चा ये न पूछ बैठे कि इतने दिन कहाँ थे तुम लोग। आईसीयू वार्ड। बहुत सन्नाटा था, यहाँ तक कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं अपने छोटे से शरीर को बड़े से बिस्तर में छुपाए डरे हुए खरगोश जैसा बहुत दर्द भरी नजरों से देख रहा था। हल्की सी आवाज आई, दरवाजा खुला। जो युआन कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज ना हो, पर मैं जैसे ही उसे देखा, मेरी आंखें चमक गईं। ये नीले कपड़े, हालांकि उसने वो टोपी नहीं पहनी थी, पर ये कद बिल्कुल उस तस्वीर जैसा था जिसमें पापा के साथ खेल रहे थे, उसी खूंखार चाचा जैसा था। ज्यो अंदर आया और बिस्तर के पास एक घुटने बैठा बड़े भाई की आंखों से मिलती हुई आंखों को देखकर इस मजबूत आदमी के चेहरे से आंसू बहने लगे। बच्चे, उसने बोझिल हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा सहलाना चाहा, पर हाथ हवा में ही रुक गया। डर था कि उसके खुरदरे हाथों से मुझे चोट न लग जाए। मैं ज्यो चाचा हूँ, तुम्हारे पापा के साथी। पर अगले ही पल वो पल आ गया जिससे सब भावुक हो गए। मैंने अपनी पलकें झपकाई, बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। मैंने सुई चुभे अपने छोटे हाथ से वो मुड़ी हुई तस्वीर उठाई। उस गुस्से में बैठे आदमी की तरफ इशारा करके ज्यो से पूछा, तुम वो चाचा हो? मेरी बच्चों जैसी टूटी हुई आवाज ने सबके दिल में छुरी घोंपी। पापा ने कहा था, अगर किसी ने बच्चे को सताया तो खूंखार चाचा को बुलाना। पापा ने कहा था कि खूंखार चाचा सबसे ताकतवर हैं, बुरे लोग उनसे डरते हैं। ज्यो अब अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सका। उसने मेरा ठंडा हाथ अपने बालों वाले
गाल से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। हाँ, मैं तुम्हारा खूंखार चाचा हूँ। चाचा सबसे ताकतवर है, चाचा बुरे लोगों को खा जाता है। बच्चे डरो मत, चाचा आ गया है, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैंने उसके हाथ की हल्की मिट्टी की गर्माहट महसूस की, उसके कांपते हुए दिल की कमजोरी को देखा और आखिरकार मेरा डर खत्म हो गया। मैंने सुई वाला हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश की। खूंखार चाचा रो मत, बच्चे को दर्द नहीं होता। लिन चाचा ने बच्चे को मीठी गोली खिला दी है। दरवाजे के पास लिन मुबाई और झांग दाजुन पीठ करके छुपे हुए थे। उनके कंधे उठ रहे थे। वो बिना शोर किए अपनी आंखों के आंसू पोंछ रहे थे। उसी समय जो युआन ने ईमेल देखा, एक और तूफान उठ रहा है। ये है योद्धा की वापसी और रक्षक का प्रकट होना। दूसरी तरफ एक और तूफान का जन्म हो रहा था। प्रांतीय राजधानी के एक गुप्त स्थान पर सुयोंगजी डर तो रहा था, पर वो एक जानलेवा खिलाड़ी था। उसने गिलास फोड़ा। महापौर झाओ, अभी भी हमारे पास आखिरी त्रुप का पत्ता है। वो